Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Chapter number 6, Triangles. The sixth chapter of your course and the first chapter of your geometry section. जहां से ज्योमेट्री हमने स्टार्ट करी. वी स्टार्टेड चैप्टर यस्टरडे. और तो और चैप्टर का इंट्रोडक्शन होने के साथ साथ पहली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई उसी के इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं, राइट. तो तीन एक्सरसाइजेस में बटा हुआ था चैप्टर. फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या चीज, क्या कॉन्सेप्ट थे, बताओ. फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी होती क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, इसके बारे में था, राइट. सेकेंड एक्सरसाइज में क्या बताया था, कल एक मैप तैयार करके दिया था. तो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या आना है, क्या बीपीटी, क्या फुल फॉर्म है उसकी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसी थ्योरम को, क्योंकि थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको जो है उजागर किया, राइट. और थर्ड एक्सरसाइज विल बी अबाउट द मेन एक्सरसाइज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे हम आ जाएंगे फिर बाद में, ओके ना. तो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद चलो सेकंड पे. कहाँ से आ रहे हो भाई, घूमते घुमाते, हाँ. कहाँ से आ रहे हो, साइंस की क्लास में नहीं आए थे, क्यों, सो गया था, साइंस की क्लास में सो गया था. हम्म. सो हेडिंग डालो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ब्रैकेट में थेल्स थ्योरम. बेसिक, हाँ. हम्म. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हाँ, ब्रैकेट में. इसी थ्योरम का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन से रिलेटेड है इस थ्योरम में, मतलब रेशियो से रिलेटेड है, ओके. और थेल्स थ्योरम इसका नाम इसलिए है क्योंकि थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव किया या डिस्कवर किया, ठीक है. आपको भी अपनी सीट से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है, तो आप भी बदलो उसको, बदलो बदलो. किसी भी चीज से मोह नहीं रखना अपने को, ये सब मिथ्या है, ठीक है. सब मोह माया जितनी भी चीजें वो हमारे, हम सोच लेते हैं तो मेरी सीट है, अपना कुछ है ही नहीं दुनिया में, ठीक है. तो अपने हिसाब से चेंजेस करते रहा करो, हाँ. अगर अगर ऐसी कोई और सीट हो जहां पे मैं आपको बैठ के पढ़ा सकता हूँ, इस सिस्टम हो, तो मुझे बता दो. बट आप तो किसी भी सीट पे बैठ के पढ़ सकते हो ना. ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, तो ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन. रूम चेंज करें तो आप वहां पर भी कहाँ है सिस्टम, ये स्क्रीन एक ही है मेरे पास, कहीं और है ही नहीं ना. तो रोज इसको खोल के बैठ के चेंज करूं तो उसमें कितना टाइम लगता है. टाइम मैटर करता है, ऑब्वियसली टाइम, टाइम ही तो मैटर करता है, सारा खेल ही समय का है, ठीक है. आपको चेंज करने में आधा मिनट लगेगा और इस स्क्रीन को चेंज करने में आधा दिन लगता है ना. हट्टे कट्टे दो तो मिस्त्री आते हैं, कितनी भारी पता है. हाँ, हल्के एक एक बार एक आया था पतला सा मिस्त्री, वो तो देख के ही घबरा के वापस चला गया. हाँ सच में. चलो आओ, अब एक काम करते हैं, चलो बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कहना क्या चाहता है एक बार के लिए, ठीक है. और फिर जो बुकिश लैंग्वेज है वो तो पढ़नी होती है, खैर सवालों के लिए तो बुकिश लैंग्वेज ही चलती है, राइट. बट एक बार सरल भाषा में समझ में आ जाएगा तो फिर बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, रेडी. तो क्योंकि चैप्टर का नाम भी ट्राइंगल्स है तो ये तो सबने गेस कर ही लिया होगा कि ये थ्योरम कहीं ना कहीं ट्राइंगल से रिलेटेड है, राइट. तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, एवरीवन ऑन द स्क्रीन. ऐसे मानो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अभी समझ गए तो समझ गए, नहीं तो कभी नहीं समझेंगे. एक ट्राइंगल है मेरे पास, जितनी सरल भाषा में यूज कर सकता हूं यूज करूंगा, बिल्कुल सरल भाषा में बात करते हैं. एक ट्राइंगल होता है, होता है. उस ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं,
मी का बोलो, इस ट्राइंगल की तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी पहली साइड, ये वाली दूसरी साइड बी सी, और तीसरी साइड ए सी। ओके। अब अगर मैं किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दूं, क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। अगर मैंने किसी ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है ना, तो किसी भी एक साइड को पकड़ लिया और उस साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। अब सरल रखने के लिए, चीजों को सरल रखने के लिए मैं बीसी को पकड़ लेता हूं, क्योंकि बीसी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल साइड है ना, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो मैं बीसी को पकड़ लेता हूं। तो बीसी के पैरेलल अगर मैंने एक लाइन खींची, कैसे खींच सकते हैं हम बीसी के पैरेलल लाइन? ऐसे खींच सकते हैं। ये बीसी के पैरेलल एक लाइन हो गई, बताओ, हो गई। इवन कहीं पर भी हो सकती है, वही ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ट्राइंगल के बाहर नहीं खींच सकते, क्योंकि फिर बाकी दो साइड्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। बाकी दो साइड्स ए बी और ए सी इन्वॉल्व हो, इस तरीके से खींचनी है। नहीं, थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे ना, तो वो क्या कहेगा? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए, ऐसी लाइन बनानी है। ओके। अगर अगर बाहर बना देंगे तो दो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो लाइन बना दी मैंने। तो ये लाइन बची हुई दो साइड्स, कौन सी बची हुई दो साइड्स हैं? बची हुई दो साइड्स का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने लाइन एल को पैरेलल बनाया है बीसी के, तो बीसी का तो रोल खत्म हो गया ना, खत्म हो गया बीसी का रोल। तो अब बची हुई दो साइड्स कौन सी? ए बी और ए सी। कहाँ है ये दो साइड्स? ये रही ए बी और ये रही ए सी। तो ये लाइन बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का अर्थ यह है, इधर देखो, कि अगर इस साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है, तो उस साइड को भी हाफ हाफ में ही डिवाइड करेगी। अगर इस साइड को 1:2 में डिवाइड करेगी, तो उस साइड को भी 1:2 में ही डिवाइड करेगी। अगर इसको किसी और रेशियो में, लाइक 2:7 में डिवाइड करती है, तो इस साइड को भी फिर वो 2:7 में ही डिवाइड करेगी। यानी इस साइड की टोटल लंबाई को वो जिस जिस रेशियो में बांटती है, इस साइड की भी टोटल लंबाई को उसी रेशियो में वो लाइन बांटेगी। अगर उसको उस तीसरी साइड के पैरेलल बनाया गया है तो ए बी जो साइड देख रहे हो, वो किस किस में बट गया बताओ? जैसे मान लो, मैं मान लेता हूं ये डी पे और ई पे इंटरसेक्शन कर रही है, डी पे और ई पे इंटरसेक्शन कर रही है, तो साइड ए बी है वो बट चुकी है एडी में और डीबी में। और जो साइड एसी है वो बढ़ चुकी है एई में और ईसी में। तो जो एडी से डीबी का रेशियो है, एडी से डीबी का रेशियो है, वो सेम होगा एई से ईसी के रेशियो के बराबर। बस इतनी सी बात है। बोलो, समझ आया? पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है इतनी सी बात पे। बोलो, समझ आया? लेट से एक लाइन और बनाता हूं, देखो। ये लाइन मैंने यहां बना दी, थोड़ी नीचे बना दी, लेकिन ये भी मैंने क्या बनाई है? पैरेलल बनाई है। किससे? बीसी से पैरेलल बनाई है। बना दी बीसी से पैरेलल लाइन एम, ले लेते हैं हम इसको। ओके। और ये मान लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। लेट्स से पी क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, पी क्यू। तो बताओ अब कौन कौन सा रेशियो इक्वल होगा? बोलो। रेशियो पूछ रहा हूं, एपी रेशियो है, एपी अपॉन पीबी, ये एक रेशियो है। और दूसरी साइड किस में डिवाइड हुई? ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये भी एक रेशियो है। तो ये इधर वाला रेशियो एपी अपॉन पीबी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। अब कोई कहेगी सर आप तो है ना सरल वाली साइड के पैरेलल बना रहे हो, इन दोनों साइड के पैरेलल बनाओ, तो वो भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है भाई, मैंने अभी पैरेलल किसके बनाई थी बताओ? बीसी के। तो बीसी के अलावा जो दो साइड्स हैं, कौन कौन सी? ए बी और ए सी, उनके पैरेलल भी तो बना सकते हैं हम। तो लेट्स से मैं किसके पैरेलल बनाऊं? ए बी के पैरेलल बना देता हूं। तो सॉरी, इसके एसी के पैरेलल। तो एसी के पैरेलल एक लाइन खींचनी होगी जो दूसरी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे ही खींचेंगे हम। लेट से ये है लाइन एल, और ये किससे पैरेलल है? एसी से पैरेलल है। तो अब अगर ये एसी से पैरेलल है, तो बची हुई एसी का तो काम खत्म। भाई तेरा तो काम खत्म, तेरे से तो पैरेलल बना दिया ना, एक साइड एक ही काम करेगी, तेरे से पैरेलल बना दिया। अब तू बात, अब तेरे से बाद में बात करेंगे। बची हुई दो साइड्स को देखेंगे किस रेशियो में डिवाइड हुई। तो बची हुई दो साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी और बीसी। कहाँ है ए बी? ये रही। और कहाँ है बीसी? ये रही।
तो ये ए बी और बी सी, लेट से ये डी और ई है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो गया, बी डी और डी ए। और ये किस रेशियो में डिवाइड हो गई दूसरी तीसरी साइड, बीई और ईसी। तो रेशियो कौन कौन सा इक्वल आएगा बताओ, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इक्वल टू, ये एक रेशियो बना, और इस साइड के हिसाब से कौन सा रेशियो बना, बीई डिवाइडेड बाय ईसी के बराबर होगा। ये दोनों रेशियो बराबर होंगे। ओके, समझ में आएगी सरल भाषा। हाँ, रेशियो का रेसिप्रोकल कर दो तो एक ही बात है, पर फिर दोनों का करना। अगर एक का कर दो दूसरे का मत करो तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें ये लाइन जो है पैरेलल कहां किसके है, एसी के। किसके पैरेलल है, एसी के। तो एसी के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, बी। तो अगर मैं कहूं ए बी किस रेशियो में डिवाइड हुई, तो कोई ऐसे भी कह सकता है सर बी डी इज टू डी ए में डिवाइड हुई, और कोई ऊपर से रीड करे तो कोई ऐसे भी कह सकता है ए डी इज टू डी बी में डिवाइड हुई। तो या तो आपको दोनों रेशियो उस साइड से उठाने जिसके वो पैरेलल है, और या फिर दोनों रेशियो उस साइड के सामने वाले वर्टेक्स से उठाने, या तो दोनों बी से उठाने, बी डी बाई डी ए इक्वल टू बीई बाई ई सी, और या फिर दोनों जो हैं वहां से उठाने जिसके वो पैरेलल थी, एसी के पैरेलल थी ना, तो एक ए से उठाओ और एक सी से उठाओ, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू सीई बाय ई बी। ठीक है, पर ऐसे नहीं कर सकते कि एक को तो बी से उठा लिया और एक को इस पैरेलल वाली लाइन से उठा लिया, वो गलत हो जाएगा। भाई ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले के रेशियो के बराबर है, कुल मिला के बात इतनी है ना। ऊपर से नीचे का तो इधर भी ऊपर से नीचे का, अगर आप नीचे से ऊपर का कर रहे हो तो फिर दोनों जगह नीचे से ऊपर का करना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। तो हम आगे बढ़ें, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, बोलो, देखें। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ और रिजल्ट्स के बारे में। तो मैं एक बार वापस वो सरल वाला केस उठा लेता हूं जो पहले किया था अपन ने, इजी वाला केस। इजी वाला केस ये था, ये। ठीक है, इस केस के बारे, इस केस में आगे की बात और करते हैं। तो जब मैंने ये एल लाइन इसके पैरेलल बनाई थी तो कौन सा रेशियो किस रेशियो के इक्वल बना था बोलो, ये वाला ना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यही बना था। अब इस रेशियो के साथ थोड़ी सी, इस रेशियो का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। इस रेशियो को नीचे मैं लिख रहा हूं फिर से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या बनेगा, ए डी इंटू ई सी इक्वल टू, आगे बोलो ए ई इंटू डी बी। तो पहले ऊपर वाले रेशियो में एडी के नीचे कौन था, एडी के नीचे कौन था, डीबी, ये था। लेकिन इस वाले रिजल्ट से मैं इस डीबी को इसके नीचे ना ले जाके इस एई को भी इसके नीचे ले जा सकता हूं मैथमेटिकली तो, और इस ईसी को इसके नीचे ले जा सकता हूं। तो देखते हैं क्या रेशियो बनता है। ठीक है, तो एडी के नीचे तो किसको ले आओ आप, एई को, किसको, एई को, एडी बाय एई इक्वल टू, और इधर क्या बचा, डीबी, और डीबी के नीचे किसको ले आओ आप, इसी को। तो ये एक दूसरा रेशियो भी तैयार है। अगर वो रेशियो ट्रू है तो ये रेशियो भी ट्रू होगा बोलो, या तो दोनों ही गलत होंगे क्योंकि ये रेशियो उसी रेशियो से तो बना है। तो अब जो ऊपर वाला रेशियो है वो तो ओरिजिनल रिजल्ट है बीपीटी का, ओरिजिनल रिजल्ट। और ओरिजिनल रिजल्ट क्या है कि ऊपर से नीचे का रेशियो, इधर भी ऊपर से नीचे का रेशियो, ये तो है ओरिजिनल रिजल्ट। और ये डिराइव्ड रिजल्ट है, ये एक्स्ट्रा में एक रिजल्ट और मिल गया, और ये रिजल्ट पता है क्या कहता है, ऊपर से ऊपर का रेशियो और नीचे से नीचे का रेशियो भी बराबर होगा। चेक करो, एडी और एई दोनों के ऊपरी हिस्से हैं, एडी एई, और डीबीईसी दोनों के नीचे वाले हिस्से हैं, डीबीईसी। तो चाहे हम ऊपर से नीचे रेशियो बनाए वो भी इक्वल होगा, और चाहे हम ऊपर ऊपर का रेशियो अलग ले लें और नीचे नीचे का रेशियो अलग ले लें वो भी इक्वल होगा। ये दोनों रिजल्ट्स हैं बीपीटी के। मेन रिजल्ट तो वो वाला है, और ये इसका सेकेंडरी रिजल्ट ऐसे मान लो। समझ गए क्या, क्लियर। तो कल को मैं अगर आपको कहूं कि बेटा ये तो था 4 सेंटीमीटर, ये था 6 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, तो बताओ ईसी कितना होगा, जल्दी बताओ। कितना, 6, 6 सेंटीमीटर कैसे, इक्वल तो मैंने एक बार भी नहीं बोला, बोला क्या मैंने इक्वल है, रेशियो में प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा, मतलब सेम रेशियो में डिवाइडेड होगा। हाँ, 15, वेरी गुड। देखो ये है 4, ये है 6, तो क्या रेशियो बना इसका बताओ, क्या रेशियो बना,
2:3। तो वो भी 2:3 में बटा हुआ होगा। तो अगर मैं इसको 15 कर दूं तो 10/15 2:3 हुआ कि नहीं हुआ? ये तो ओरिजिनल रिजल्ट के हिसाब से देख लिया। और अगर आप चाहो तो नीचे वाले रेशियो के हिसाब से देखो, तो 4 और 10 का क्या रेशियो है? बोलो। 2/5। तो फिर 6 और 15 का भी 2/5 होता है कि नहीं होता है, बताओ? होता है। तो कुछ भी नहीं है, ये वैल्यूज ऊपर रख दो। देखो, एडी की जगह रख दो 4, डीबी की जगह रख दो 6, एई की जगह रख दो क्या? 10। तो ईसी निकल जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे निकलेगा? 6 × 10 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर दें। 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 5 जा 15। क्लियर? बोलो क्लियर हो गई सारी चीजें? ये एक्सरसाइज के 2-3 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे मान के चलो यही सब पूछेगा शुरू के 2-3 सवालों में तो। इजी वाले तो। क्लियर? ओके। अब अपन बीपीटी को ऑथेंटिकली लिखेंगे अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है इस चैप्टर का कौन सा है? जो 99.99% चांस है कि आएगा ही आएगा। प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी को साबित करके बताओ कि ये रेशियो क्यों सच है। ये जो रेशियो हमने याद कर लिया भाई, ये रेशियो होगा, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा। पर आपको कैसे पता होगा इसका? इसका वो क्या है, प्रमाण कहाँ है, इसका प्रूफ कहाँ है? तो वो प्रूफ भी आज ही करना है। और वो इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। 99.99%। कंफर्म तो 100% होता है। ठीक है। ठीक है। अगर मैं बोर्ड में बैठता, पेपर बनाता, तो शायद मैं 100% की गारंटी देता, लेकिन मैं क्यों, मैं वहां नहीं बैठता हूं। तो इसलिए मैं 99.99% ही गारंटी दूंगा। ठीक है। और फिर अगर मैं बोर्ड पे बैठता तो फिर आपको पढ़ाता ही कैसे? वो भी बात है। चलो आओ। सो थियो आपने हेडिंग मार्क कर ली, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मार्क करके आप लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं लिखना कभी भी। थ्योरम का कोई नंबर नहीं दिया जाता, ये तो आपके बुक के हिसाब से उन्होंने नंबर दे दिया। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते यूजिंग थ्योरम 6.1। आप ऐसे जरूर लिख सकते हो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते यूजिंग थ्योरम 6.1। क्योंकि किसी बुक में ये दूसरे नंबर पे हो तो। एनसीईआरटी तो सजेस्टेड बुक है, लेकिन कई सारे स्कूल्स फॉलो ही नहीं करते। दूसरी बुक्स फॉलो करते हैं, आर एस अग्रवाल की पढ़ाई चलती है। हाँ। आर एस अग्रवाल, अरे इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम निवाई में ही नहीं चलते। आरबीएसई की नहीं, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई एग्जाम्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। तो कई स्कूल में तो पढ़ाई आर एस अग्रवाल से होती है, आर डी शर्मा से होती है। तो उनकी तो थ्योरम 6.1 कुछ और होगी ना। ये थोड़ा ना होगी, चैप्टर ही कुछ और होगा। तो कभी भी नंबर नहीं देते कि इस नंबर की थ्योरम, थ्योरम का नाम बताते हैं। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट। एक बार लिख लो इस स्टेटमेंट को एज इट इज, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ। 1/x²। अच्छा फिर 4x माइनस। अच्छा, एलसीएम लूं? अभी लेते हैं, रुको। अभी लेते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा आपने? आपको ठंड लग रही है? ग्लव्स पहन के लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, एलर्जी की वजह से, ओके। फाइन। तो ग्लव्स में लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही? एक वो वाले ग्लव्स आते हैं जिनकी इतनी उंगलियां कटी हुई रहती हैं, बाइक वाले। उसमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती। लिख लिया?
लिखा। ओके, लेट्स रीड द स्टेटमेंट। भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट का मतलब वो थ्योरम क्या कहती है। अब एग्जाम में कई बार एक नंबर का सवाल आता है, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेट क्या लिखा रहता है? स्टेट। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट देना। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट देना, यानी कि बस ये स्टेटमेंट दे दो, ये एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रूफ आएगा तो एटलीस्ट 3 से 4। नहीं, स्टेटमेंट में केवल स्टेट करना है। ठीक है, देखो दो तीन तरीके के सवाल आ सकते हैं। एक आएगा स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, स्टेट कर दो मतलब स्टेटमेंट दे दो। एक आएगा व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो अब ये एक का नहीं आएगा, अब ये दो का आएगा। अब इसमें डायग्राम बनाना है, यानी वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है उसका, स्टेट करने के लिए नहीं कह रहा है। स्टेट करने के लिए कहा है, दैट मींस दैट ओनली स्टेटमेंट देना है। तो फिर अगर कह रहा है तो विथ डायग्राम अगर लगा दिया तो फिर लेकिन एक नंबर का नहीं आएगा। डायग्राम पूछ लिया तो एटलीस्ट 2 नंबर का सवाल रहेगा वो। ओके, हाँ जी। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, पढ़ते हैं वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड इसको। देखो क्या कहता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल, लेट्स से ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल अगर एक लाइन बना दी जाए, तो लेट्स से बीसी ये साइड है, इस बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी, डीई बना दी। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ऐसी लाइन बनानी है कि बची हुई दो साइड को भी वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। तो इस चीज का जवाब मिल गया ना आपको कि हम ट्राइंगल के बाहर नहीं बना सकते। ये चीज का जवाब मिल गया। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स पे, कि दो बची हुई दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे वो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो ये होगा, यहां से पढ़ो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो बची हुई दो साइड्स जो हैं सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। कोई सा भी हो, दुनिया का कोई सा भी ट्रायंगल हो। अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा ना बनाया था, हमने स्केलिन ट्रायंगल बनाया था। एक चीज समझो, जो चीज स्केलिन ट्रायंगल के लिए साबित हो गई वो तो इक्विलेटरल के लिए भी साबित होनी ही है। पर जो चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए साबित करी है कोई गारंटी नहीं है बाकी स्केलिन के लिए भी होगी। इसलिए हर प्रूफ हमेशा ट्रायंगल का स्केलिन ट्रायंगल पे करना चाहिए। ओके, क्योंकि उस पे हो गया तो सब पे हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल तो एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है। तो जनरल ट्रायंगल्स पे हो रहा है तो स्पेशल टाइप पे क्यों नहीं होगा? ओके, क्लियर? समझ आया? क्लियर है? ये स्टेटमेंट समझ में आया? इस स्टेटमेंट का इतना पार्ट तो है इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट, यानी गिवन पॉइंट्स, और इतना पार्ट है इस थ्योरम का रिजल्ट, कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। कैसा होगा? कि एक लाइन बना दें जो बाकी दो, एक साइड के तो पैरेलल और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो। ये तो गिवन पॉइंट है, इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में ये बात होगी तो वहां पे बीपीटी अप्लाई हो सकती है। अब होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? अगला पार्ट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब सपोज करो इसका मैं कन्वर्स पूछूं। क्या पूछूं? कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा पूछूं। तो कन्वर्स का वैसे सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि पहले जो गिवन था वो अब रिजल्ट बन जाए, और जो पहले रिजल्ट था अब वो गिवन बन जाए। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स का मतलब तो यही होगा ना भाई, अगर ऐसा होता, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब कन्वर्स क्या होगा? कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। यही तो होगा कन्वर्स का मतलब। तो इसका उल्टा बनाने की कोशिश करो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो हो ना हो, वो साइड तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, एग्जैक्टली कन्वर्स कर लिया हमने, एग्जैक्टली, बट एग्जैक्टली नहीं होगा। थोड़ा सा आप मतलब 80% आपने सही बोला, 20% मिस्टेक्स अभी हम देखेंगे। इसका कन्वर्स भी पढ़ना है, क्योंकि अगर 60% 70% चांसेस है बीपीटी आएगा तो 30% चांसेस ये है कि कन्वर्स भी आ सकता है। पर कन्वर्स का प्रूफ नहीं पढ़ना, कन्वर्स का केवल स्टेटमेंट ही पढ़ना है। अच्छा, सवालों में दोनों बिल्कुल 50-50 यूज होंगे, क्योंकि 10 सवाल हैं तो उसमें से 5 सवाल बीपीटी के हैं और 5 सवाल कन्वर्स के हैं। तीन बातें हो गई, स्टेटमेंट देना, दूसरी बात प्रूफ करना,
तीसरी बात, इन थ्योरम का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करना। तो स्टेटमेंट देने के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रूफ देने के लिहाज से ओनली बीपीटी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं, कोर्स में ही नहीं, ऐसे मानो। और क्वेश्चंस करने के हिसाब से अगेन 50-50% चांसेस है कि क्वेश्चन बीपीटी का भी आ सकता है और कन्वर्स और बीपीटी का भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब चलते हैं कन्वर्स पे। चलें। जब आप पीछे मुड़ के अर्शिता से कुछ बोल रहे थे ना, तब बताया था, वीडियो में देखना। हर्षिता बताओ कन्वर्स का मीनिंग। तो वो आप दोनों ही तो बात कर रहे थे, तो बाकी तो सबने सुना, आप दोनों ने नहीं सुना। अभी मैं गारंटी किसी से पूछूंगा ना आप दोनों के अलावा, वो बता देगा। तो अब आप खुद सोचो। आप खुद सोचो कि हम दोनों को क्यों नहीं आया। ऐसा तो है नहीं कि बता दिया उसने तो। पर वो मोनिका ने बताया था उस टाइम, तो बात नहीं कर रही थी। तो फिर मोनिका की बात समझ नहीं आई। मोनिका समझाओ। बोलो बोलो बोलो, जो आपने बात बोली वही रिपीट करो। समझ आया? ओरिजिनल क्या है कि अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है, ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है, तो अदर टू साइड, फिर उधर देख रहे हो है क्या वहां पे। जब टीचर समझा रहा हो ना, तो बगल में आग भी लग जाए ना, तो भी ध्यान नहीं देते। ठीक है। हाँ, अब सुन लो। ओरिजिनल थ्योरम इज दैट कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल बना दी जाए, तो वो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कन्वर्स क्या होगा, अगर कोई लाइन बनी बनाई दिख जाए जो दूसरी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। जो उसमें गिवन था वो अब रिजल्ट बन गया, जो उसमें रिजल्ट था वो उसमें गिवन हो गया। इतना अभी हमने डिस्कस किया है, बट एक्चुअली कन्वर्स ऑफ बीपीटी इतना ही नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, वो अभी आएगा जब बताएंगे। बाकी हमने इतना डिस्कस किया मोटे मोटे हिसाब से, भाई उल्टा कर दो जस्ट उसका। ओके। अब कन्वर्स पे जाने से पहले ओरिजिनल बीपीटी का प्रूफ पढ़ेंगे। प्रूफ पढ़ के फिर आएंगे कन्वर्स पे। ओके, रेडी? तो अब आप एक ये फिगर ड्रॉ, नीचे आपने क्या डाला, स्टेटमेंट डाल दिया। स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, प्रूफ। स्टेटमेंट तो यहाँ डाला था आपने, स्टेटमेंट लिख भी दिया आपने। प्रूफ डाल के और राइट साइड में ये फिगर ड्रॉ करो। द राइट साइड ऑफ योर पेज में ये फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉन। हम्म। ट्रायंगल बनाना है बेसिकली, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही टेढ़ा ही ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड है ना, बट हम एक जनरल ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं। मतलब बनाना, लेकिन स्केल नहीं, ऐसा जैसा भी आपको समझाने के लिए, रफली समझाने के लिए बनाया था ना, ऐसा भी बना सकते हैं। अब ये स्केलिन ट्रायंगल है, तीनों साइड्स अलग अलग है। मतलब सीधा भी बना सकते हैं, ऐसे टेढ़ा झुका हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर वैसा ही बनाना है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके। वो ऐसा उसने इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें एक लाइन को पैरेलल बनाया ना, तो वो झुका हुआ है ना, तो वो लाइन जो बनाई है वो भी झुकी हुई है, देखो। ठीक है। ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल ये रहा ना, ऐसा बनाया, कैसा बनाया? आप यहीं से दिख रहा है गलत बना रहे हो ट्रायंगल। दिखाओ। ठीक है।
चलो, वैसे तो देखो इसका प्रूफ इसमें गिवन है, और हम भी वैसा ही कुछ करेंगे, बट इसमें जो लिखा हुआ है वो हम वो नहीं देखेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम खुद का करेंगे, है ना। ठीक है, तो मैं बना देता हूं, चलो फिर से ट्रायंगल। कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बनाना है आपको बेटा। तो बना दिए एक स्केलिन ट्रायंगल। एक लाइन बनानी है, तो वो लाइन कौन सी बनाई हुई है, डीई, है ना। ट्रायंगल का नाम एबीसी है। और लाइन जो पैरेलल बनाई हुई है उसका नाम रखा है हमने डीई। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है डॉटेड फॉर्म में। डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन क्यों करते हैं पता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो, है ना। एक तो इनको ज्वाइन किया है, दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। पर एक और चीज को ज्वाइन किया है, ज्वाइन नहीं किया है, ड्रॉ किया है। अभी वो क्या चीज है वो अभी समझ में आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर्स बनाए बेसिकली, एक परपेंडिकुलर ये और एक परपेंडिकुलर ये। और परपेंडिकुलर्स के नाम क्या रखे हैं, डी से लेके एम, डी एम, और ई से लेके एन, ई एन। अच्छा, तो ये सीधा नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वो किस चीज के है, उस पर डिपेंड करेगा ना। जिसके आप परपेंडिकुलर बना रहे हो वो खुद ही टेढ़ा है, तो उसका परपेंडिकुलर भी टेढ़ा नहीं होगा। हाँ, अभी आप जमीन पे सीधे खड़े हो, पर जमीन ही ऐसे टेढ़ी होती तो आप भी टेढ़े ही होते, परपेंडिकुलर खड़े रहते फिर भी टेढ़े ही होते। तो ये जिस पर बना हुआ है, जैसे डीएम परपेंडिकुलर किस पे बना हुआ है, एई। तो एई खुद ऐसा डायगनली बना हुआ है। अगर एई ऐसे बनता, देखो इधर, इधर देखो ना, एई अगर ऐसे बनता तो परपेंडिकुलर ऐसे बनता। लेकिन एई ऐसे बना हुआ है तो उसका परपेंडिकुलर ऐसे ही तो बनेगा। परपेंडिकुलर इज समथिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये बेसिक डेफिनेशन है। परपेंडिकुलर क्या है, जो सामने वाली बेस पर जिस पर वो बनाया जा रहा है उस पर 90 डिग्री का एंगल बना है। हाँ जी, ड्रॉ हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों पे चर्चा करनी पड़ेगी, तभी वे थ्योरम समझ में आएगी। क्योंकि उन वो जो बातें मैं बताने वाला हूं वो हो सकता है कुछ बच्चों को आती है, और हो सकता है कुछ बच्चों को ना आती है, और हो सकता है किसी ने वो बात सुनी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब सुन लो क्या। इस ट्रायंगल को भूल जाओ और इस ट्रायंगल पे आ जाओ सारे बच्चे। हम्म, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ओके, और मैं आपको कहूं बीसी के ऊपर आप एक हाइट बनाओ या परपेंडिकुलर बनाओ, तो वो हाइट कौन सी होगी, ये होगी, है ना। बोलो, एडी, ऐसी होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब ट्रायंगल पे थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं। अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ये कैसा ट्रायंगल है बताओ, जो इधर बनाया वो कैसा ट्रायंगल है। उसके हिसाब से बताओ, एंगल के हिसाब से। साइड्स के हिसाब से तीन ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन, आइसोसलेस, इक्विलेटरल। स्केलिन तीनों साइड्स अलग अलग, आइसोसलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल। ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी ट्रायंगल तीन तरीके के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा है, तो एक्यूट के बाद अब राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो। अगर यही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता, एबीसी, ए बी सी, और मैं आपको कहता बीसी के ऊपर हाइट बनाओ, जैसे इधर बीसी के ऊपर हाइट बनवाई ना मैंने आपसे, तो इस बीसी के ऊपर हाइट बनाओ, तो कैसे बनाते। ये ए बी खुद ही हाइट होती, यस और नो। ये ए बी खुद ही इसकी हाइट होती, जैसे इसमें तो अलग से बनाई आपने एडी, इसमें ये ए बी खुद ही हाइट होती। बोलो, मानते हो ना इस बात को। अब ट्रायंगल फिर से चेंज कर दो, एक्यूट हो गया, राइट हो गया, तो अब तीसरा क्या है, ऑप्टियूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। तो कुछ ऐसा होता है क्या वो, ऐसा, बोलो ऐसा होता है। तो लेट से ये ट्रायंगल होता है एबीसी। अब अगेन वही सवाल कि इस बीसी के ऊपर हाइट बनाओ या एल्टीट्यूड बनाओ, कहां बनाते, कैसे बनाते हैं। टेढ़ी बनेगी, टेढ़ी बनेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, कुल मिला के टेढ़ी बना सीधी बना 90 डिग्री का एंगल है तो वो हाइट है।
जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ही हाइट है। बाहर बनेगी। कैसे बनेगी? ये होगी इसकी हाइट। किसने जवाब दिया? किसने? मोनिका ने। तो यानी कि इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये एडी इसकी हाइट होगी। बनाओ। आ जाओ, खड़े हो जाओ। ए से कहां पे जाऊं, थोड़ा सा समझाओ। मेरे को बीसी पे हाइट बनानी है ना, सवाल तो सुनो। बीसी से हाइट हमेशा सामने वाले वर्टेक्स से बनती है। बीसी के सामने वाला वर्टेक्स ए। किसी भी ट्रायंगल में हाइट किसी बेस पे बनाते हैं तो सामने वाले वर्टेक्स से निकलती है वो हाइट। ठीक है? क्लियर? ओके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया किसी को? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट अंदर बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट साइड के ऊपर ही बनती है। देखो इसमें तो तीनों साइड्स के अंदर, इसमें खिसक के बिल्कुल साइड के ऊपर आ चुकी है, किनारे पे आ चुकी है। और ऑप्टिव्स में तो बाहर ही निकल गई। समझ आया? अच्छा, तीनों हाइट बाहर नहीं निकलेगी। अभी अगर मैं एसी पे हाइट बनाऊंगा तो अंदर ही बनेगी। ठीक है? बट कोई एक हाइट होगी जो बाहर होगी, क्योंकि तीनों ही एंगल ऑप्टिव्स थोड़ी ना है। केवल एक ही तो एंगल ऑप्टिव्स होगा ना, तो एक ही हाइट बाहर जाएगी। समझ आया? इसमें एक ही तो एंगल 90 है ना, तो एक ही हाइट है जो उसके ऊपर आएगी। ओके, समझ आया? क्लियर है? अब सुनो, यहां पे ये चीज समझ में आ गई ना सबको? इन ट्राइंगल्स को मैं डिलीट कर दूं तो इससे आपने स्टोरी क्या सीखी? अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताए सबको, बेसिक फॉर्मूला। एरिया ट्राइंगल एबीसी का क्या होता है बेसिक फॉर्मूला? 1/2 इंटू, तो ये 1/2। तो अगर मैंने बेस बीसी लिया तो हाइट क्या होगी? एडी होगी। इसमें भी अगर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला, तो अगर मैंने बेस बीसी लिया तो क्या होगा बताओ? फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ इंटू ए बी इंटू बीसी, क्योंकि इसमें हाइट खुद ए बी है, खुद साइड ही हाइट है ना। इसमें क्या होगा बताओ तीसरे वाले में? अगर बीसी को बेस पकड़ा तो हाफ इंटू बेस क्या है? बीसी। और हाइट क्या है? एडी। डन। तो बेस के हिसाब से हम हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ करते हैं, उससे उस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, चाहे से ट्रायंगल कैसा भी हो, एक्यूट हो, राइट हो, या फिर ऑब्ट्यूज ही क्यों ना हो। बंद हो सकता है ये काम। ओके फाइन। अब ये जो चीज सिखाई मैंने ये इस बने बनाए फिगर पे अप्लाई करनी है, जो बीपीटी के लिए हमने फिगर तैयार किया है उस पे अप्लाई करनी है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में आपसे कोई ट्राइंगल का एरिया पूछूं, क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, इस फिगर के अंदर, तो आप एरिया निकाल दोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बोलो, निकाल दोगे? ठीक है। चलो तो अब डालो सबसे पहले गिवन। कोई भी थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ से। ओके? कौन है? टाइम हो गया क्या? अभी तो 6 ही बजे। हाँ। भूल गए क्या? जल्दी आ गए? हाँ। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी पहला गिवन पॉइंट है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स lying on the sides। डी कौन सी साइड पर है? ए बी पर। और ई कौन सी साइड पर है? ए सी पर, रिस्पेक्टिवली। ये पहला गिवन पॉइंट। और दूसरा गिवन पॉइंट क्या है? कि ये जो डीई है ये किसके पैरेलल है? बीसी के। बस, इसके अलावा और कोई गिवन पॉइंट नहीं है। भाई एक ट्राइंगल है, उसमें दो साइड्स पे दो पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, और उनसे मिलने वाली जो लाइन है वो तीसरी साइड यानी कि बीसी के पैरेलल है। समझ आया? और कोई चीज गिवन नहीं है। अब साबित क्या करना है बोलो? बोलो आदित्य, साबित क्या करना है? क्या प्रूव करना है आपको? इस थ्योरम को प्रूव करना है, बीपीटी को प्रूव करना है। तो बीपीटी क्या कहती है उसी चीज बात को प्रूव करना है। तो बीपीटी क्या कहती है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर टू साइड्स कौन से रेशियो में डिवाइड हो रही है? एडी डीबी में, एडी बाय डीबी में पहली साइड डिवाइड हो रही है।
और ए बाय ईसी में दूसरी साइड डिवाइड हो रही है, तो ये सेम रेशियो है, ये साबित करना है आपको। तो बोलो क्या लिखूंगा टू प्रूव में, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू, आगे बोलो, ए बाय ईसी। अब इसको साबित करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा हमको, जो हम फिगर में तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इधर मेंशन भी करना है। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए बेटा, जैसे लिखवा रहे हैं ऐसा का ऐसा ही, पूरे मार्क्स चाहिए। तो पहले गिवन पॉइंट्स, और केवल इस थ्योरम को नहीं, किसी भी थ्योरम को साबित करने के लिए। आप लकी हो कि इस साल ज्यादा थ्योरम्स है नहीं, ज्योमेट्री पोर्शन कम है, अभी क्लास 9 में तो बहुत सारी थ्योरम्स थी। तो सारे थ्योरम्स प्रूफ्स को इसी तरीके से प्रूव करना है एग्जाम में। पहले गिवन पॉइंट्स, फिर टू प्रूव वाले पॉइंट्स, फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क की रिक्वायरमेंट है तो वो पहले, अगर नहीं है तो फिर प्रूफ साइड डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन में देखो, आप खुद देखो फिगर में आपने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है, बोलो। डॉटेड लाइंस देखो क्या क्या बनाई है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है आपने, बताओ। बोलो अर्शिता, क्या कंस्ट्रक्शन है? एक कोई भी एक कंस्ट्रक्शन बताओ, जितने भी कंस्ट्रक्शन किए हैं। मीका बोलो कोई एक कंस्ट्रक्शन। डायगोनल किसका होता है? पॉलिनोमियल का डायगोनल होता है, क्या बोल रहे हो? पॉलिनोमियल कोई फिगर है? आप पॉलीगन बोलना चाह रहे हो, पर बोल रहे हो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये एक पॉलिनोमियल, इसका डायगोनल कैसे होगा? कंप्लीटली आउट ऑफ द वे। तो वो नहीं समझेगा ना चेक करने वाला, आप पॉलीगन को पॉलिनोमियल लिख के आओगे, वो तो नहीं समझेगा कि आपके मन में कुछ और है और निकल कुछ और गया। उसके मन में भी 10 नंबर देने की थी, लेकिन निकल उसके 3 ही रहे। हाँ, तो कोई भी एक कंस्ट्रक्शन बताओ डायगोनल बनाया आपने, तो डायगोनल होता है क्वाड्रिलेटरल का या फिर पेंटागन का, मतलब मिनिमम 4 साइड्स का कोई पॉलीगन हो उसका। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स आप बना रहे हो? क्वाड्रिलेटरल का नाम तो बताओ। डीबीसीई के डायगोनल्स को ज्वाइन किया है हमने, राइट। डीबीसीई ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया, ओके। बट हम इतना मेंशन नहीं करेंगे, हम सिंपली लिख देंगे जॉइन बीई एंड सी डी, दैट्स इट। ये नहीं मानेंगे कि, ये नहीं लिखेंगे कि इसके डायगोनल्स हैं क्या, क्योंकि उसका कोई प्रूफ के अंदर कोई रोल नहीं है कि ये डायगोनल्स है ना। तो ऊपर वालों का भी तो बताओ, ऊपर भी तो आपने डॉटेड लाइन बनाई है, वहां से स्टार्ट करो। परपेंडिकुलर्स बनाए हमने, कहां से कहां? एक देखो, इधर देखो, एक परपेंडिकुलर बनाया है हमने एई पर, कहां से? डी से, डीएम बनाया है। और दूसरा परपेंडिकुलर बनाया है हमने किस पर? एडी पर, कहां से? ई से। उस परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ई एन। तो क्या लिखेंगे हम? ड्रॉ, पहला जो प्रूफ होगा ओ कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसमें हम लिखेंगे ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू व्हाट? ए, एंड लगे हाथ, दूसरा परपेंडिकुलर भी इधर ही मेंशन कर दो। डीएम के बाद दूसरा परपेंडिकुलर क्या था? ई एन। वो किसके परपेंडिकुलर था? एडी के। और दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क में नीचे वाले डॉटेड लाइंस जो हमने लिए हैं, उसमें हम जस्ट इतना लिख देंगे, जॉइन, जॉइन बीई एंड, जॉइन बीई एंड, बीई एंड, बीई एंड सी डी। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को? और फाइनली हमारा यहां से प्रूफ सेक्शन स्टार्ट होगा। ओके, स्टार्ट करेंगे प्रूफ सेक्शन। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं स्टार्ट करते ही, कि ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है एडीई, उस एडीई का एरिया निकालना होगा तो क्या करना चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसको माने, हाइट किसको माने? बेस किसको माने? एडी को। एडी को बेस मानते हैं तो हाइट क्या बनती है? ईएन। लेकिन हम चाहें तो बेस ए ई को भी मान सकते हैं, उससे हाइट क्या बनेगी? डीएम। पर हम बेस डीई को नहीं मान सकते, क्योंकि इसके ऊपर हाइट बनाई नहीं हमने।
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस उसी को ले सकते हैं जिसके ऊपर हाइट हमने बनाई है। तो हमने दो साइड्स को बेस बनाया है, तो दो साइड्स को हम हाइट मान सकते, दो तरीके से इसका एरिया निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है दो तरीके से एरिया। निकाल दो। स्टार्ट यहीं से करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अब ये फॉर्मूला क्या तीन चार बार यूज होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, हमने एक बार मेंशन कर दिया। सो सो एरिया ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई, एडीई ऊपर वाला ट्राइंगल। ए आर का मतलब होता है एरिया, शॉर्ट फॉर्म है ये। जरूरी नहीं है बट लिख सकते हो। आप चाहो तो पूरा लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एडीई, और नहीं तो आप शॉर्ट में ए आर, ए आर का मतलब होता है एरिया। ओके, नहीं पता था पहले। ए आर मीन्स एरिया, बिल्कुल ये नहीं लिख सकते, शॉर्ट ही लिखना पड़ेगा। ये एक्रोनिम जैसे हैं वैसे ही लिखने पड़ेंगे, है ना। ए आर शॉर्ट में लिखेंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे ट्राइंगल एडी। तो हाफ इंटू बेस, बोलो एक बार के लिए बेस ले लेता हूं मैं किसको, एडी को। तो उसके हिसाब से हाइट क्या बनेगी बोलो, ई एन, है ना। इक्वल टू, दोबारा मैं बेस ले रहा हूं एई को, बोलो, और उसके हिसाब से हाइट क्या बनेगी बोलो, डीएम। यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई डाउट। तो ट्राइंगल एडी का एरिया ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, दो तरीके से निकाला जा सकता है। ओके ना, कोई डाउट नहीं है। इसको इक्वेशन वन मार्क करके छोड़ दो पूरी को। एरिया ट्राइंगल एडीई इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस इज माय इक्वेशन वन। अच्छा चलो यहां देखो। अब अगर आपको एरिया ट्राइंगल एडीई की वैल्यू ये लिखनी है तो भी आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन वन। और अगर आपको एरिया ट्राइंगल एडीई की वैल्यू ये लिखनी है तो भी आप लिख दोगे इक्वेशन वन। अब अपन अलग अलग बनाते, एक बार वो लिखते एक बार वो लिखते, तो दो इक्वेशन बनती। फिर ध्यान रखना पड़ता वो वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन वन, और ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन टू। तो हमने एक ही बना दी। अब कोई सी भी वैल्यू यूज करें फ्रॉम इक्वेशन वन। चलें आगे। यहां तक कोई डाउट? नो। अब इसी फिगर में अभी दो ट्राइंगल्स और दूंगा जिसका भी एरिया निकालना है। तो अगला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखो। ट्राइंगल ईडीबी। सारे बच्चे फोकस करो और मुझे ट्राइंगल ईडीबी का एरिया कैसे निकलेगा वो पता करके बताओ। ईडीबी हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर दूं एक बार। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। अभी अभी बताया हाइट सामने वाले वर्टेक्स से बनती है, ये वर्टेक्स है क्या? ये शायद राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो शायद की गुंजाइश नहीं होती। जब तक हमको नहीं पता या क्वेश्चन में नहीं गिवन हो हम उसको नहीं लिख सकते राइट एंगल ट्राइंगल है। आप आपने कुछ स्पेसिफिक फिगर बनाया उसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है लेकिन औरों का नहीं बन रहा, तो और किसी का बन रहा है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल ईडीबी? आपका बन रहा है? लेके आओ मेरे पास, दिखाओ यहीं से दिखाओ। अब आओ बाहर आओ। अभी आप खुद कहोगे कि सर नहीं है। कैसे नहीं है? स्केल है किसी के पास? अगर ये, देखो इधर देखो, सारे बच्चे देखो। अगर मैं एक ऐसी सीधी लाइन खींचूं बिल्कुल सीधी, और फिर एक ऐसी लाइन खींचूं तो बनेगा ना राइट एंगल ट्राइंगल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसी तो बनेगा। तो अगर इधर देखो, एक बार औरों को भी देख लेंगे। अगर ये लाइन ऐसे सीधी होती तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता, लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो गई, ऐसे हो गई, तो इसके हिसाब से जो राइट एंगल की लाइन है वो भी टेढ़ी होनी चाहिए। पर वो तो हो ही नहीं रही टेढ़ी, वो तो सीधी की सीधी है। इधर देखो, अब स्क्रीन पे देखो। ये अगर ऐसे होता तो बनता ना राइट एंगल? बोलो खुद बताओ।
लेकिन वो तो टेढ़ा है। वो टेढ़ा है तो ये डीई भी फिर उसके हिसाब से टेढ़ा हो जाता, तब तो वो बन जाता राइट एंगल। लेकिन डीई तो सीधा ही है, डीई तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और वो टेढ़ा है, तो कहां से राइट एंगल होगा? बोलो। नहीं होगा ना, राइट एंगल तो ये होगा जो अब मैंने बनाया। ओके, सो इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ जी, ले जाओ। हाँ, वापस मेरा सवाल अभी भी जिंदा है। डीई टेढ़ा का है? डीई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? तो उसमें तो ट्राइंगल ही टेढ़ा है। उसमें तो देखो, मेरी बात सुनो। ये लाइन, ये ग्राउंड लेवल है मान लो, और हमने ये बनाया, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहोगे, कहोगे। लेकिन अगर आपने ग्राउंड लेवल ही टेढ़ा बनाया, तो फिर ये भी ऐसे ही होगा ना। तो बात तो घूम फिर के होगी, उसने तो ये वाली बीसी वाली साइड ही ऐसे बनाई है, उसके हिसाब से फिर डीई भी तो ऐसी बनेगी, तभी तो पैरेलल बनेगी। हाँ, तो ऐसी ही बनी है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उस राइट एंगल करने के लिए टेढ़ी बनी है, वो तो ग्राउंड लेवल ही टेढ़ा हो गया, जमीन ही टेढ़ी हो गई, उसके हिसाब से वो टेढ़ी बनी है। ओके। हाँ, अगेन मेरा सवाल वही है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। क्लास 10th के बच्चों को एक ट्रायंगल का एरिया निकालना नहीं आ रहा। तन्नू बोलना, कैसे निकलेगा इसका एरिया? बीडी को बेस माने, फॉर्मूला तो वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सवाल यह है बेस किसको माने और हाइट किसको माने। किसको बेस माने बताओ? तीन साइड्स बताओ, चलो इस ट्रायंगल की तीन साइड्स बोलो। बीडी पहली साइड, दूसरी साइड डीई तीसरी साइड। अब इन तीनों साइड में से कोई एक बेस होगा, और उसके परपेंडिकुलर फिर हाइट होगी। तो बीडी को बेस मान लें। तो बीडी को अगर बेस मानता हूं तो हाइट बनेगी ई से, क्योंकि सामने वाले वर्टेक्स से बननी चाहिए। तो ये हाइट आपको दिख क्यों नहीं रही है? ये हाइट ही तो है, परपेंडिकुलर नहीं है क्या ये? ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर नहीं बनती क्या? इससे पहले क्या गणित पढ़ाई थी आपको? और ये एक ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या? मैंने अभी 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो उससे आपको नहीं पता चल रहा है क्या भाई ये 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है? तो ये ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर बनती है। सवाल शुरू करने से पहले इसलिए उस सेक्शन को लिया था मैंने पर्टिकुलरली। तो इस बीडी के ऊपर जो हाइट बनी हुई है वो है ई एन। इस बीडी के ऊपर इसको एक्सटेंड करने से आगे हाइट मिलेगी ई एन। क्लियर हो गया? और जैसे बीडी के ऊपर ये हाइट है, तो कल को मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं। आप समझ चुके होंगे अब कौन सा ट्रायंगल लूंगा, तीसरा और अंतिम ट्रायंगल। अगर ये वाला ट्रायंगल ले लूं, डी ई सी, डी ई सी, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं ईसी को बेस मान लूं या सीई को बेस मान लूं, तो हाइट कौन सी होगी बताओ डी से जो बन रही है? डीएम। ये भी ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देखो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है। क्लियर हो गई क्या? तो अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। निकालो, और इसको इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को मार्क मार्क करो। ऑल्सो, इसको डिलीट कर दूं क्या? इतना नोट डाउन हो गया ना? चलो, तो क्या लिखेंगे हम? ऑल्सो, अरे टाइम ज्यादा हो गया, फटाफट खत्म करो अब इसको। ऑल्सो एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोला था मैंने? चलो इसी फिगर को देख लेता हूं मैं, बना बनाया जो, क्योंकि हमने इनका नामकरण वही किया है जो हमने किया है वही बुक में है ना, तो अब मैं इसी फिगर के रेफरेंस में बात कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले ट्राइंगल की बात करी थी मैंने, बोलो। इस ट्राइंगल को हम कह देते हैं ईडीबी। ऑल्सो एरिया ट्राइंगल ई डी बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बताओ। तो बेस मान लिया मैंने डीबी को, तो हाइट कौन सी होगी इस पे? ई एन। अब इसका रीजन लिख देना, क्योंकि ई एन और डीबी आपस में परपेंडिकुलर है ना? बोलो है कि नहीं है? बिकॉज ई एन इज परपेंडिकुलर टू डीबी। भाई डीबी को अगर आगे एक्सटेंड करूंगा तो परपेंडिकुलर बनेगा ना, देखो। बनेगा नहीं बनेगा? इसको मार्क कर लो इक्वेशन 3 और 2। इस पोर्शन को मार्क कर लो इक्वेशन
इक्वेशन 2। अब लग गया तीसरा ट्राइंगल जो बताया था मैंने, ऑल्सो एरिया ट्राइंगल। कौन सा है तीसरा ट्राइंगल बोलो? DEC, दिस वन। एरिया ट्राइंगल DEC लगा, उसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस ले लो इसमें EC को, तो हाइट क्या बनेगी? DM। बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका रीजन बता सकते हो? आगे बोलो, बोलो, क्या रीजन होगा? बिकॉज DM इज परपेंडिकुलर टू EC। चलो यहां तक तो क्लियर है। और ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब एक चौथी और अंतिम इक्वेशन और बनेगी, फिर चारों इक्वेशंस को मर्ज करेंगे और हमारा काम जो हम करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। इक्वेशन 3 लिख दो। डन। ओके। चलो, अब आपने क्लास 9th में ही एक चैप्टर था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स वाला, वो ओमिट हो गया था, लेकिन हमने आपको बताया था उसके मेन मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। और हो सकता है कि आपने कहीं पर भी मैथ्स पढ़ी हो तो उन्होंने भी बताया हो, नहीं पता, नहीं सुना पड़ा हो तो इधर देख लो। अगर मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई है, दो पैरेलल लाइंस बनाई है, ओके, तो इन दो पैरेलल लाइंस में अगर मैं दो ट्राइंगल्स बना दूं जो सेम बेस पर है, मान लो बेस ये कॉमन हो गया, और मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं, एक ट्राइंगल ये बना रहा हूं और एक ट्राइंगल और बना लो, सेम बेस पर बनना चाहिए। तो दोनों का बेस सेम है, बताओ। लेट से ये ABC है तो BC बेस है इसका, और लेट से दूसरा DBC है तो उसका भी बेस क्या है? BC। तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में इंस्क्राइब्ड होने चाहिए, और दूसरा दोनों सेम बेस पर होने चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल, और ऐसे दो नहीं भले 10 बना लो, ले एक और बना रहा हूं मैं। अब मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। देखो ये भी जो मैंने बनाया EBC, इसका बेस भी मैंने BC बनाया है, और ये भी इन्हीं ट्राइंगल के बीच, इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में समाया हुआ है। कितने भी बना दो सेम बेस BC पर, मर्जी है जितने बना दो, ये इन सबका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है? जो पहला वाला ट्राइंगल था ना ABC, ये पहला वाला ट्राइंगल था ना ABC, इसमें B पॉइंट को पकड़ लो और A पॉइंट को पकड़ लो और उसको इधर उधर शिफ्ट करो। ऐसे मान लो ये मूवेबल हो, तो A को इधर शिफ्ट कर दें तो ये ट्राइंगल यूं झुक जाएगा, इधर शिफ्ट कर दे तो यूं झुक जाएगा, तो ट्राइंगल तो वही है ना, तो एरिया तो उतना ही रहेगा। मान लो A को खिसका के यहां ले आए तो ये ट्राइंगल यूं हो जाएगा, हो जाएगा। तो एरिया तो सेम रहेगा, कि ट्राइंगल तो सेम ही है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो अब वापस आ जाओ फिगर पे। अब इधर भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। भाई गिवन पॉइंट में आपने कहीं ना कहीं लिखा था कि समथिंग इज पैरेलल टू समथिंग, उसका इस्तेमाल क्या अगले साल करोगे? इसी साल करना है। क्या लिखा है हमने? दिस इज पैरेलल टू दिस, लिखा है कि नहीं लिखा है? सेकंड पॉइंट गिवन का लिखा है ना? तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो ट्राइंगल समाये हुए हैं जो हमने इक्वेशन 2 और 3 में लिखे हैं, चेक करो। इक्वेशन 2 में हमने ट्राइंगल लिखा है ये वाला, है ना? बोलो। और दूसरा ये वाला, बोलो। तो ये दोनों ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूं, क्या ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में समाये हुए हैं और सेम बेस पर हैं? बेस क्या है इनका? DE। दोनों DE बेस पर हैं, चेक करो। देखो इधर, ये DE बेस को कॉमन ले लो, तो DE बेस को कॉमन लेके एक ट्राइंगल बन गया BDE, और एक ट्राइंगल बन गया CDE। दोनों का बेस DE आ रहा है ना? तो सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा? बोलो। इनका एरिया इक्वल होगा ना? मानते हो? चलो, तो अब अपन ये वाली बात भी लिखेंगे यहां पे। नाउ वी नो दैट, नाउ कितना लंबा है? अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या है, 3 इक्वेशन ही तो बनाई है आपने। नाउ वी नो दैट, हाँ वो इधर से ही तो बनेगी। नाउ वी नो दैट, मत लिखो वी नो दैट, वी नो दैट को काटो। नाउ ट्राइंगल का नाम लिखो सीधे ही, ट्राइंगल EDB एंड ट्राइंगल DEC, ये जो आखिरी में दो ट्राइंगल हमने करे, आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन द सेम
पैरेलल लाइंस बताओ सेम कौन कौन सी? डीई एंड बीसी, एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस। सेम बेस बताओ कौन सा सेम बेस लिया है हमने? डीई। सो इन दोनों का एरिया कर दो इक्वल और मार्क कर दो इक्वेशन 4। सो एरिया ट्रायंगल एडीबी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डीईसी। इक्वेशन इक्वेशन 4। इधर ये मेंशन कर देना यार। नाउ डीई इज पैरेलल, वो वी नो दैट काटा था ना, उसकी जगह लिख देना डीई इज पैरेलल टू बीसी गिवन। सवाल में एक ही तो इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, वो तो लिखो। उसके बाद फिर ये लाइन्स आएंगी। ऊपर तो गिवन में डाला था ना, अब प्रूफ के अंदर उसको कहाँ यूज किया है, कौन से कॉन्सेप्ट में यूज किया है, अब जाके यूज किया है। हाँ जी। अब इक्वेशन 4 में दोनों साइड आप ले लो रेसिप्रोकल, लिखो इक्वेशन 4 को आगे प्रोसेस कर रहा हूं मैं। टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, और बता दो रेसिप्रोकल कैसे होगा। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल्स दो जगह ले रहे हैं ना, वी गेट। तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स बिकम्स। तो एरिया ट्रायंगल ईडीबी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ईडीबी। बोलो, समझ आया? इक्वल टू आरएचएस का भी करो तो 1 डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डीई से। यहां तक किसी को कोई डाउट? रेसिप्रोकल लेना आता है ना? बोलो, जैसे x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है तो इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कैसे लेंगे? 1/x इक्वल टू 1/y। ओके डन। बशर्ते वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो एरिया जीरो तो होगा ही नहीं ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके। अब सेकेंड स्टेप लिख रहा हूं मैं। दोनों साइड्स को आप एरिया ट्राइंगल एडीई से मल्टीप्लाई करो। तो स्टेप लिखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एरिया ट्राइंगल एडीई, वी गेट। तो एलएचएस को भी एरिया ट्राइंगल एडीई से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ट्राइंगल एडीई तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या था इस इक्वेशन के? एरिया ट्राइंगल ईडीबी, एरिया ट्राइंगल ईडीबी। सिमिलरली इधर भी न्यूमरेटर में वही आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल एडीई। एडीई क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर अभी क्या है, 1 है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगी ना, इन दोनों के न्यूमरेटर में 1 है ना। तो 1 से अगर अपन इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पार्ट आ जाएगा दोनों जगह। और इसका डिनोमिनेटर क्या था? एरिया ट्राइंगल, बोलो, डीई सी। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? बेटा जो हमको रेशियो बनाना है उसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा मैथमेटिकली ट्रू होगा, हम करेंगे। हमको रेशियो बनाना है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई, इसको साबित करना है कि रेशियो इक्वल है। अब रेशियो कहीं ना कहीं एरिया के फॉर्मूला से निकल के आ रहा है। ओके, मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। समझ आया क्या? देखो भाई, ये वाली स्टेप में मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया एरिया ट्राइंगल ए डी ई से, इधर भी और इधर भी करा सकता हूं ना मैं। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एरिया ट्राइंगल एडीई इसका भी न्यूमरेटर बन जाएगा, और एरिया ट्राइंगल एडीई इसका भी न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके। अब आप वैल्यूज लिखना शुरू करिए। तो एरिया ट्राइंगल एडीई की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखी है क्या सबने? एरिया ट्राइंगल एडीई की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखी है क्या सबने? बोलो ना यार। कितनी वैल्यूज लिखी है उसके उसकी हमने? एक नहीं, दो दो। तो एक वैल्यू तो लिखो इस पार्ट में, और जो दूसरी वैल्यू लिखी थी वो लिखो उस पार्ट में।
समझ आया? डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ईडीबी की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिखो, और डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डीईसी की वैल्यू इक्वेशन 3 से लिखो। यानी एक ही स्टेप में सबकी वैल्यूज लिख डालो और सामने लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये वैल्यूज हमने कर दी कॉपी पेस्ट। ओके, तो एरिया ट्रायंगल एडीई की पहली वैल्यू क्या थी, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है, बताओ क्या लिखी थी हमने? हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी इंटू, हाँ ए डी इंटू ई एन, है ना? ये लिखा था। और इस साइड फिर दूसरी वैल्यू लिखो, तो दूसरी साइड दूसरी वैल्यू क्या लिखी थी इसी ट्राइंगल की हमने, बताना? हाफ इंटू ए इंटू डीएम। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल ईडीबी की वैल्यू इक्वेशन 2 से बताओ क्या लिखी है आपने? हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन, ये लिखी है क्या? और इधर क्या लिखी है? डी एरिया ट्राइंगल डीसी की वैल्यू हाफ इंटू, बताएगा कोई? इसी इंटू डीएम। डन, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। वैल्यूज लिखिए, बस हमने कॉपी पेस्ट करी है। और ये वैल्यूज हमने कौन सी इक्वेशन से कॉपी पेस्ट करी है? 3 इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन सामने मेंशन कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। डन, कोई डाउट नहीं यहां तक? अब तो काम ही गेम ही ओवर हो गया क्या? कट कटा के गेम ओवर, बोलो। चलो स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, एक बार सारी स्टॉप राइटिंग करके स्क्रीन पे देखो। ये हाफ से हाफ खत्म, ये हाफ से हाफ खत्म, ईएन से ईएन खत्म, डीएम से डीएम खत्म, बचता है एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई इसी। यही हमको साबित करना था, चेक कर लो। एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई इसी। ओवर। तो वैसे कट का निशान मत लगाओ, तो नहीं तो वो प्रूफ थोड़ा सा बेकार लगेगा। बस आप नेक्स्ट स्टेप में ये सब उड़ा दो और लिख दो बची हुई चीज, एडी बाय डीबी इक्वल टू ए बाय ईसी, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। ओवर। 4 नंबर मिल गए अगर अच्छे से समझ आ गया तो। अब देखो, एक इसको प्रूव करने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। जैसे हमने इक्वेशंस बनाई, कोई और डिफरेंट इक्वेशंस बना दे। कोई जैसे हमने क्या करा, एक ही स्टेप में सारी इक्वेशंस की वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया, 1, 2, 3। कोई ऐसे भी कर सकता है कि 1 की 2 में डाले, 2 की 3 में डाले, 3 से 1 में डाले, ऐसे टुकड़ों में कर करके वो करे। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बाकी घूम फिर के बात वही निकलनी है। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए इसमें बताओ, इस बीपीटी को प्रूव करने में? पहली चीज तो ये प्रूव हुई, पहली चीज तो ये रिवाइज हुई कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, उसमें हाइट कहां बनती है, बाहर बनती है। ये चीज रिवाइज हुई। दूसरा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज जो क्लास 9th में ओमिट हो चुकी थी, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल समाये हुए हैं सेम बेस पर, तो उनका एरिया इक्वल होगा। क्योंकि ये दो बातें अगर नहीं यूज करें तो इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। ओके, चलो कल क्या करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखना है बस, 10 मिनट में। उसके बाद आ जाएंगे एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज भी तो है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।